हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन रिचुअल्स पे। तो बेसिकली हम जो कवर कर रहे हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो आदिकाल में हमने कवर किया नामकरण कैसे रखा गया। उसके बाद में नामकरण जो है जैसे वीर गाथा काल, उसके बाद अपभ्रंश काल, संधि काल, सिद्ध सामंत काल, बीजप्पन काल, आदिकाल। उसके बाद हम पढ़ेंगे आदिकाल के परिवेश के बारे में। तो ऐतिहासिक परिवेश हमने पढ़ लिया था। उसके बाद सामाजिक परिवेश भी पढ़ लिया हमने। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक परिवेश और साहित्यिक परिवेश। तो आज हम दो परिवेश कवर करेंगे, सांस्कृतिक परिवेश और साहित्यिक परिवेश। तो हम सबसे पहले करते हैं सांस्कृतिक परिवेश। सांस्कृतिक परिवेश हिंदी साहित्य में आदिकाल का आरंभ उस समय से हुआ है जब भारतीय संस्कृति अपने चरमोत्कर्षण पर थी। भारतीय संस्कृति के अपने चरमोत्कर्षण पर थी। चरमोत्कर्ष। आदिकाल हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर मिलन का काल है। हर्षवर्धन के समय हिंदू संस्कृति प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर थी। लोगों के आपसी भेदभाव समाप्त हो गए थे तथा स्वाधीनता व देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहन मिल रहा था। संगीत, चित्रमूर्ति एवं भवन निर्माण इत्यादि कलाओं में ज्यादा रुचि दिखाई देने लगी थी। विशेष रूप से मंदिरों व मस्जिदों का निर्माण धार्मिक सद्भावना का द्योतक था। भुवनेश्वर, पुरी, खजुराहो, सोमनाथ, बेलोर कांची, तंजौर आदि स्थानों पर अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण आदिकाल के आरंभ समय ही बनाए गए थे। कहने का मतलब क्या है, ये जो भुवनेश्वर के, पुरी के, खजुराहो के, सोमनाथ के, बेलोर कांची, तंजौर स्थानों पर जो भव्य मंदिर बने थे ये आदिकाल के समय में ही बने थे। आबू का जैन मंदिर 11वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण देन है जो भारतीय स्थापत्य का बेमिसाल नमूना है। अरब इतिहासकार अल बरूनी तथा महमूद गजनवी इन मंदिरों की भव्यता, विशालता, भारतीय कलाओं में धार्मिक भावनाओं की ऐसी व्यापक अभिव्यक्ति को देखकर चकित रह गए थे। किंतु देश के भाग्य की विडंबना यह रही कि शताब्दियों से श्रेष्ठता की साधना में तल्लीन महमूद गजनबी जैसे आक्रांताओं की विषयाकांक्षा का यह कोप भाजन बन गया। शताब्दियों तक उस कोप से मुक्ति नहीं मिली। कहने का मतलब क्या है, आदिकाल में जो भारतीय संस्कृति थी वो चरमोत्कर्षण भी थी और इस काल में बहुत विशाल मंदिर बने। अलबरूनी और महमूद गजनवी भव्य तक देखकर चकित हो गए और उसके बाद गजनवी जैसे आक्रांताओं का एक कोप भंजन बन गए। अरब के देशों में 8वीं-9वीं शताब्दी में सूफी मत का उदय हो गया, किंतु आदिकाल के अंत तक भी उसके उदार स्वरूप का प्रवेश तक न हो सका, क्योंकि भारत में जो आक्रांता आए वे उदार भावनाओं के समर्थक नहीं थे, इसलिए इस्लाम संस्कृति का पोषक तत्व न बन सका। परिणाम स्वरूप दो संस्कृतियां एक दूसरे के सामने मानसिक तनाव की स्थिति में खड़ी एक दूसरे को शंका की दृष्टि से ही देखती रही। आदिकाल में
भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप मिलता है वह परंपरागत गौरव से रहित तथा मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव से निर्मित है। इस काल में हिंदू संस्कृति धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होने लगी। भारत के उत्सव, मेलों, त्योहारों, वेशभूषा, विवाह, मनोरंजन आदि पर मुस्लिम रंग मिलने लगा। यहाँ के गायन, वादन, नृत्य पर मुस्लिम छाप स्पष्ट है। भारतीय संगीत में सारंगी, तबला, अलगोजा जैसे वाद्यों का समावेश इसका स्पष्ट उदाहरण है। चित्रकला के क्षेत्र में इस काल में थोड़ा बहुत कार्य हुआ है, उस पर भी मुस्लिम प्रभाव पाया जाता है। मूर्ति कला को छोड़कर अन्य भारतीय ललित कलाओं में मुस्लिम कला की कलम गहरे रूप में मिली है। अब बात करते हैं साहित्य परिवेश। यह युग पारस्परिक कलह एवं बाह्य संघर्षों का युग था, पर संस्कृत साहित्य की रचना आबाद होती रही और ज्योतिष, दर्शन एवं स्मृति आदि विषयों पर टीकाएं लिखी जाती थी। डॉक्टर राम गोपाल शर्मा ने लिखा है कि इस काल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी। साहित्य रचना की कितनी धाराएं थी? 3 धाराएं। प्रथम संस्कृत साहित्य की थी, जो एक परंपरा के साथ विकसित होती जा रही थी। दूसरी साहित्य प्राकृत एवं अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। तीसरी धारा हिंदी में। प्रथम क्या थी? संस्कृत। दूसरी क्या थी? प्राकृत तथा अपभ्रंश। और तीसरी क्या थी? हिंदी। आनंद वर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, भोजदेव, राजशेखर तथा जयदेव इसी युग की देन है। प्राकृत तथा अपभ्रंश के कवि धर्म प्रचार में लगे हुए थे। साहित्य तत्व उनकी रचनाओं का सहायक अंग था। हिंदी इस काल में ऐसी भाषा थी जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मुखर हो रही थी। 11वीं सदी उत्तरार्ध साहित्य की दृष्टि से विकासशील था। कर्ण के दरबार में अपभ्रंश कवियों का सम्मान था। जैन भंडारों में सुरक्षित ग्रंथों की भाषा परिनिष्ठ अपभ्रंश के निकट की है। उदाहरण प्राकृत पेंगलम की कविताओं में कर्ण की प्रशंसा की गई है। ये कविताएं अपभ्रंश की हैं, जो हिंदी के चारण कवियों की भाषा का पूर्ण रूप है। इन कविताओं की भाषा सुथरी एवं साफ है। इस काल में 2 श्रेणियों की रचनाएं अपभ्रंश, देश या मिश्र रचनाएं मिलती हैं। वे इस युग की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अवस्था के अनुरूप हैं। इस काल में वर्ज्यानी, सहजयानी, सिद्धों, नागपंथियों, योगियों, जैन धर्म के न्यायियों, संत मुनियों की रचनाएं धार्मिक उपदेश पूर्ण शैली में मिलती हैं। वीरता तथा श्रृंगार का चित्रण करने वाले चारकों, भाटों आदि की रचनाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो बेसिकली आज हमने पढ़ लिया है
आदिकाल का परिवेश, ऐतिहासिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश, साहित्यिक परिवेश। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रास साहित्य। तब तक के लिए टेक केयर।